अपन जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन कहते किसको हैं? तो कहते हैं व्हेन एवर अ बॉडी मूव्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन द फोर्स कम्स इन टू प्ले विच एक्ट्स पैरेलल टू द रिफरेंस ऑफ सरफेस या कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड अपोजिस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी फोर्स को अपन फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसका सिंपल सा है कि जैसे अगर कोई बॉडी अगर किसी अनदर सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अनदर बॉडी जो है उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिंग नेचर का फोर्स हमेशा अप्लाई करता रहता है। उसी अपोजिंग फोर्स को अपन कहते हैं फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको नीचे दिखा रखा है फिगर के अंदर कि जैसे अपन मान लो एक टेबल ले लिए, टेबल के ऊपर बुक है, उस बुक के ऊपर अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे टेबल जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानने के बाद अब ये फ्रिक्शन फोर्स के अपन कहते हैं फैक्टर्स ऑन विच द कॉन्टैक्ट फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स। तो सबसे पहले अपन कहेंगे नेचर ऑफ द सरफेस। अगर रफ सरफेसेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, अगर स्मूथ सरफेसेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होगा। अब कहते हैं कि स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस, मतलब इस फ्रिक्शन को 3 पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। अपन कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं कि इट इज़ द फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी है ना इज़ एट रेस्ट। ठीक है, जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में होता है उस समय जो उसके ऊपर फ्रिक्शन कॉज होते हैं उसको अपन स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सेकेंड नंबर में है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं कि अगर कोई बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जैसे अगर मूव करना जस्ट स्टार्ट करता है, मतलब स्टैटिक से काइनेटिक में चेंज होना ही स्टार्ट किया, उस समय जो उसके ऊपर फ्रिक्शन कॉज होते हैं उसको अपन कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड नंबर में है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन अपन कहते हैं कि अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में होता है उस समय जो उसके ऊपर फ्रिक्शन कॉज होते हैं उसको अपन कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मूविंग कंडीशन जैसे मान लो किसी व्हीकल का मूवमेंट है, व्हील का मूवमेंट है ना, हर सिचुएशन पे उसके ऊपर एक फ्रिक्शन कॉज होगा। विदाउट फ्रिक्शन तो ये मूव ही नहीं करेगा, वहाँ पे स्कीड करना स्टार्ट करेगा, है ना, स्लिपिंग करने का केस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके लॉज हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को जानते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल के अंदर अपन कहते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ फाउंड टू ओबे द फॉलोइंग लॉज। फर्स्ट नंबर में कहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। ठीक है, सेकेंड नंबर कहा अपन को कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, थर्ड नंबर अपन को कहा कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। फोर्थ नंबर कहा कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन टू सरफेसेस, दैट इज़ एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एफ एस मैक्स इज इक्वल टू अपन कह देंगे म्यू एस इंटू में आर, तो म्यू एस इज इक्वल टू अपन एफ एस मैक्स अपन में क्या कहेंगे? आर। ठीक है, तो अपन एफ एस मैक्स को कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन, आर अपना नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, इसी को अपन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा बच्चों आप लोगों को, तो इसको बिल्कुल याद रखना है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रखना है याद करने में। ठीक है, अब इसमें अपन को कोफिशिएंट ऑफ यही चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है किसी टेबल के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, उस टेबल के थ्रू जो उसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा आर वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। ठीक है, अब इसको हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ अपन को मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर अपन को है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपन को क्या कहता है? तो कहता है द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्लियर?
सेकेंड थिंग कह रखा है अपन को, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सो मतलब लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शंस रिमेंस द सेम, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी ये डिपेंड करता है। थर्ड नंबर अपन कहते हैं कि द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड या प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इन नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, इसको कम या ज़्यादा वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। उसके बाद अपन कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू सरफेसेस, तो मतलब एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कह देंगे, तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू में आर कहोगे, तो म्यू के को सब्जेक्ट बना लोगे तो यहाँ पे एफ के अपॉन में आर आ जाएगा, इसी को अपन काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये दो लॉज हैं, इसको अपन अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन को यहाँ पे एक चीज़ें आ जाती है इसके अंदर कि कहते हैं अपन जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो म्यू की आया है इसी को अपन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो एफ के इज़ लेस देन एफ एस, मतलब स्टैटिक पोजीशन में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू द काइनेटिक फ्रिक्शन, तभी तो बॉडी वो ईजिली मूव कर जा रहा है ना। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा, तो स्टॉप हो जाएगा। तो अपन एफ के बारे में पता है कि ये म्यू के इंटू में आर होता है, और म्यू एस के बारे में पता है अपन को कि एफ एस के बारे में पता है कि म्यू एस इंटू में आर होता है, आर दोनों में कॉमन है, ख़त्म कर सकते हैं, तो म्यू के इज़ लेस देन म्यू एस कह देंगे, तो अपन कह सकते हो आपकी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मोर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से लर्न रखेंगे, ठीक है। इसके आगे अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इन सब चीज़ों को अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या कहता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अपन कहते हैं कि द एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे अपन ने मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया, इस पे P अप्लाइड फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन R है, ये एफ एस मैक्स जो है इसका फ्रिक्शनल फोर्स है, तो एफ एस मैक्स और R का रिजल्टेंट अपन को यहाँ पे जो दिखा रखा है ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बना रखा है, तो यहाँ से अपन टेन थीटा बी सी अपॉन में ओ बी कह सकते हैं फिगर से, ठीक है। तो यहाँ से अपन ए ओ अपॉन में ओ बी भी कह सकते हो, पैरेलल साइड से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो एफ एस मैक्स अपॉन में आर हो जाएगा, एफ एस मैक्स अपॉन में आर को अपन म्यू एस कहते हैं, इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह देंगे, यही टेन थीटा है, इसको अपन म्यू एस कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें अपन को बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है अपन को एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज जो है जनरली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ही बराबर होता है, तो कहते हैं इट इज़ द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजेंटल व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, ठीक है, इसी को अपन एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे। इसमें जैसे अपन मान लो कि कोई इंक्लाइन प्लेन अपन बनाते गए, जैसे कोई टेबल के ऊपर वो ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब टेबल को ही इंक्लाइन करना शुरू कर देंगे अर्थ के साथ, तो वो जिस पॉइंट पे जाकर के वो टेबल पर से जो ऑब्जेक्ट है, बुक है, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, तो उस सिचुएशन में हम चेक करेंगे कि ये टेबल अर्थ के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो जो एंगल है उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो उस सिचुएशन में अपन को ऑब्जेक्ट जैसे जस्ट बिगिंस टू स्लाइड करेगा, तो उस सिचुएशन में उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो नॉर्मल रिएक्शन आर्ड अपन इन प्लेन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ पे mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, तो जितना एंगल फाई बनाया उतना ही एंगल वहाँ पे mg बनाएगा वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, तो mg cos थीटा हो जाएगा, दूसरा mg sin थीटा हो गया, ये जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होगा तो एफ एस मैक्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ भी है, जिसमें अपन कहते हैं कि द वेट mg वर्टिकली एंड डाउनवर्ड है ना, सेकेंड नंबर लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स जो है वो अपवर्ड, यही बैलेंस करेगा दोनों एक दूसरे को, तो अपन एफ एस मैक्स इज इक्वल टू mg sin फाई कह देंगे। दूसरा
थर्ड नंबर अपन कहते हैं कि आर जो है नॉर्मल रिएक्शन है, ये एम जी कॉस फाइव को बैलेंस करेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, तो एफ एस मैक्स अपन में आर इज इक्वस टू एम जी साइन फाइव अपन में एम जी कॉस फाइव, एम जी से एम जी कैंसिल, टेन फाइव इज इक्वस टू म्यू एस। अब म्यू एस क्या है, टेन थीटा है, तो टेन से टेन कैंसिल, फाइव जो है वो थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसको याद रखना। तो न्यूमेरिकली अपन कहते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, तो इसको याद रखना है आप लोगों को।